नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और इस कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको हेडलाइंस बताएं और खबरों के बारे में बताएं। उससे पहले आपको बताते हैं कि बांग्लादेश में चल रहे हालात के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी सरकार लगातार सक्रिय है और भारत बांग्लादेश सीमा पर IBB भारत बांग्लादेश सीमा पर नजर रखने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। बांग्लादेश हिंसा को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बारे में जानकारी दी है और ये समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ कम्युनिकेशन चैनल बनाए रखेगी ताकि वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। समिति की अध्यक्षता सीमा सुरक्षा बल पूर्वी कमान के ADG करेंगे। इसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दी है। तो बांग्लादेश हिंसा को लेकर कमेटी का गठन किया गया है, ये एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस बारे में जानकारी दी है और जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उसके जरिए ये जो कम्युनिकेशन है वो बनाए रखा जाएगा। भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा के लिए ये कमेटी गठित की गई है। हमारे संवाददाता नीरज सिंह इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, पूरी खबर आपसे जानना चाहेंगे, ये कमेटी कौन कौन से लोग होंगे इसमें और किस तरह से काम करेगी? ADG है सीमा सुरक्षा बल के पूर्वी कमांड के, इस समिति के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा जो महानिरीक्षक यानी IG है BSF फ्रंटियर मुख्यालय दक्षिण बंगाल, वो इस कमेटी में शामिल होंगे। इसके अलावा IG BSF फ्रंटियर मुख्यालय त्रिपुरा, वो इसमें शामिल होंगे। और इसके अलावा जो सदस्य है वो योजना और विकास, इसके अलावा भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के जो सचिव है वो इस कमेटी में शामिल होंगे। और उद्देश्य यही है निखिल कि अपने जो बांग्लादेश के जो समकक्ष अधिकारी हैं उनके साथ ये कमेटी संपर्क बनाए रखेगी और जिस तरह की सूचनाएं बांग्लादेश से आ रही हैं और तमाम जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो हित हैं वहां पर किस तरीके से उनको संरक्षित करा जाए, बातचीत का जो रास्ता है वो लगातार बनाया जाए। तो कह सकते हैं कि उस लिहाज से जो गृह मंत्रालय है वो दिशा निर्देश भी दे रहा है लगातार। और इसके अलावा जो निगाह है वो भी बनाए रखे हुए हैं बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हैं। और ये अब एक कमेटी इसमें बना दी गई है और ये कमेटी अपने समकक्षों के साथ संपर्क में रहेगी और जो अल्पसंख्यक लोगों के हित हैं उनका जो ध्यान है वो कमेटी रखने का लगातार कोशिश भी करेगी अपने समकक्षों के थ्रू, अपने तमाम जो बातचीत है उसके द्वारा। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा कदम है गृह मंत्रालय का। और अब हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो तमाम अल्पसंख्यक बांग्लादेश के अंदर जिस तरह की राजनीतिक वहां पर आपने देखा होगा कि जो उथल पुथल मची हुई है, तो जो अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनके हितों की जो रक्षा के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से एक कदम उठाया गया और ये समिति लगातार अपने समकक्षों के जो बांग्लादेश में मौजूद है उनसे संपर्क बनाए रखेगी, बातचीत करेगी ताकि उनके हितों की रक्षा की जा सके, खासतौर से अल्पसंख्यकों के हितों की जो बांग्लादेश में। जी, सीमा पर नजर बनाए रखने की भी बात कही जा रही है कि बांग्लादेश सीमा पर भी नजर बनाए रखेगी कमेटी और कम्युनिकेशन उसको लेकर के जारी रहेगा। देखिए, बिल्कुल जारी रहेगा। आप देखें कि BSF जब से ही राजनीतिक उथल पुथल बांग्लादेश के अंदर हुई है, BSF के जो DG हैं वो लगातार भारत बांग्लादेश की जो सीमा है वहाँ पर मौजूद है। कोलकाता में वो गए थे, इसके अलावा पश्चिम बंगाल के उन इलाकों में भी गए थे जहाँ पर सीधी जो सीमा है बांग्लादेश से लगती है। वहां पर भी उन्होंने BSF के तमाम अधिकारियों को अलर्ट किया, अलर्ट मोड पर है BSF भी और देख भी रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी राजनीतिक उथल पुथल की स्थिति में कुछ जो लोग हैं वो भारत के अंदर घुसने की कोशिश ना करें। इसके जो हमारी सीमा है बांग्लादेश से लगती हुई उनकी सुरक्षा कैसे हो सकती है, वहां पर हम कौन कौन से ऐतिहासिक कदम उठा सकते हैं, ये तमाम जो पहलू है इन पर लगातार गृह मंत्रालय विचार भी कर रहा है और तमाम तरह के दिशा निर्देश BSF को भी दिए हैं। अब चूंकि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जैसे बांग्लादेश में जिस तरह की खबरें भी आ रही थी, हालांकि कई खबरें झूठी भी है, कई खबरें सच भी है, तो अब उस स्थिति में जो कमेटी है वो न केवल निगाह रखेगी बल्कि
जो अपने समकक्ष अधिकारी हैं उनके साथ संपर्क में भी रहेगी, ताकि वहां तमाम अल्पसंख्यक हैं उनके हितों की रक्षा भी हो सके, शांति भी वहां बनी रहे और उनके ऊपर किसी तरह का कह सकते हैं कि जो उत्पीड़न है वो ना हो। इसको भी लेकर आपस में एक समझ बनी रहेगी और आपस में एक संपर्क भी रहेगा। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए नीरज सिंह। तो बेहद जरूरी खबर है, बड़ी खबर है कि एक समिति का गठन किया गया है बांग्लादेश भारत सीमा पर, और इसके साथ ही साथ जो वहाँ भारतीय नागरिक हैं उनका जो हिंसा का माहौल है उस पर भी नज़र बनाए रखने के लिए, उसको रोकने के लिए, आपस में बातचीत करने के लिए ये कमेटी काम करेगी। और अब देखते हैं कि क्या है इस वक्त की हेडलाइंस। भाजपा के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। पीएम ने सांसदों से एससी एसटी में क्रीमी लेयर नहीं लागू होने का दिया आश्वासन। देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान। प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपनी डीपी में लगाया तिरंगा। सभी से अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलने और तिरंगे के साथ सेल्फी पोस्ट करने का किया आह्वान। चुनाव में सीएम फेस को लेकर महाविकास आघाड़ी में रार। 3 दिनों तक दिल्ली रहकर उद्धव ठाकरे ने की गठबंधन के नेताओं से मुलाकात। संजय राउत ने कहा, बिना सीएम फेस के चुनाव में उतरना घातक। तो कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान बोले, बिना चेहरे के लड़ेंगे चुनाव, जिसकी ज्यादा सीटें उसका ही बनेगा मुख्यमंत्री। वक्फ बोर्ड एक्ट संशोधन बिल पर बहस के बीच सूफी बोर्ड ने वक्फ को अल्पसंख्यक विभाग से गृह मंत्रालय को सौंपने की मांग की। लोग पूछ रहे हैं सवाल, सेकुलर भारत में वक्फ को लेकर क्यों बना अलग बोर्ड, जबकि अन्य समुदाय के दानदाताओं के लिए नहीं है कोई विशेषाधिकार। और स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुणे से आईएसआईएस के आतंकवादी रिजवान अली को किया गिरफ्तार। एनआईए के वांटेड आतंकी पर 3 लाख रुपए का था इनाम। तो वक्फ बिल पर जो बहस छिड़ी हुई है उसकी तो हम बात करेंगे ही, लेकिन एक ब्रेकिंग इसको लेकर के भी आ रही, उससे भी आपको रूबरू करा दें। वक्फ बिल पर संसद की संयुक्त समिति का गठन किया गया है। जिस जेपीसी को ये भेजा गया था चर्चा के लिए और विचार के लिए, उस जेपीसी का गठन किया गया है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का। लोकसभा में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इसको लेकर प्रस्ताव रखा है। समिति को अगले सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक का समय दिया गया है। 31 सदस्यीय संयुक्त समिति का ऐलान किया गया है। 31 मेंबर्स होंगे इसमें। 31 सदस्यीय जेपीसी का ऐलान किया गया है। समिति में 21 सांसद लोकसभा से होंगे, जबकि 10 सांसद राज्यसभा से होंगे। वक्फ बिल पर संसद की संयुक्त समिति का गठन किया गया है और इसका प्रस्ताव लोकसभा में किरेन रिजिजू, जो कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, उन्होंने रखा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जेपीसी का गठन का प्रस्ताव रखा गया है। समिति को अगले सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक का दिया गया है समय। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा मौजूद हैं। शैलेंद्र, किस लिहाज से देखते हैं इस खबर को? जेपीसी का ऐलान तो कल कर दिया गया था कि जेपीसी बनेगी इस पर, लेकिन आज इसका फॉर्मल ऐलान किया गया। 31 सदस्य होंगे, 10 राज्यसभा से, 21 लोकसभा से। किस तरह से देखते हैं इसको, क्या कुछ रहेगा? देखिए, आज दोपहर अब से थोड़ी देर पहले जानकारी दी है अल्पसंख्यक मंत्री ने कि प्रस्ताव कर दिया गया है और 21 सदस्य वो लोकसभा से होंगे और 10 राज्यसभा से होंगे। लोकसभा के सदस्यों के नाम को अगर आप देखें, जगदम्बिका पाल, गौरव गोगोई या फिर तमाम अन्य सदस्य, उसमें सत्ता और विपक्ष के अलग अलग दलों के सदस्यों को जगह दी गई। यानी जो कहा था अल्पसंख्यक मंत्री ने कल जब बिल को पेश कर रहे थे संसदीय समिति के लिए, बिल का प्रस्ताव के लिए सिफारिश करने से पहले,
कि जो भी विचार होना हो, ज़्यादा से ज़्यादा विचार हो, इस बात को लेकर सरकार को कोई इतराज नहीं है। और जो एक सहमति बनी कि ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को ये बिल विचार के लिए भेजा जाए। आज जो कंपोजिशन हम देख रहे हैं उसमें सत्ता पक्ष के तमाम दलों के सांसद शामिल किए गए हैं। विपक्ष से आप देखें अलग अलग दलों से, कांग्रेस से, टीएमसी से कल्याण बनर्जी हैं, कांग्रेस से गौरव गोगोई हैं, बीजेपी से जगदम्बिका पाल हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग दलों से, बाकी कई अन्य दलों से भी सांसद हैं। तो दरअसल कोशिश ये की गई है कि व्यापक रिप्रेजेंटेशन अलग अलग दलों का इस वक्फ संशोधन बिल पर जब कमेटी विचार करे उसमें रखा जाए। 10 सदस्य राज्यसभा से भी हैं, तो कुल मिलाकर 31 सदस्यों की ये समिति बनाई गई है। और अगला जो सत्र होगा उसके पहले हफ्ते के अंतिम दिन तक एक समय रखा गया है कि कमेटी विचार करे और अपने जो सुझाव है वो दे। हम जानते हैं कि व्यापक विचार विमर्श के बाद कैबिनेट ने इस विधेयक को पारित किया था, लेकिन जब कल लोकसभा में कई दलों ने आपत्ति जाहिर की और इस तरह से एक सहमति बनी कि पहले संसदीय समिति को भेजा जाए, तो सरकार ने आगे बढ़कर यह फैसला किया कि दोनों सदनों की संयुक्त समिति को ये बिल भेज दिया जाए। आज समिति के सदस्यों के नाम का ऐलान भी हो गया है, यानी कह सकते हैं कि समिति का गठन हो चुका है। अब ये समिति की जो पहली बैठक है वो जल्दी हम देखेंगे कि अगले हफ्ते हो सकती है। जी, निश्चित तौर पर शैलेंद्र, इस खबर पर हम और ज़्यादा जानकारी आपसे लेंगे। उसके अलावा जो SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं होने की बात आज सामने आई है। बीजेपी के SC/ST सांसदों ने मुलाकात की है। इस खबर पर भी आप जानकारी देने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो फिलहाल आपको हम इस खबर के लिए कम से कम शुक्रिया कहेंगे, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अगली खबर पर भी हम आपसे और जो जानकारी है वो चाहेंगे। तो पहली खबर जो हम इस वक्त में जिसके साथ शुरुआत करना चाह रहे हैं वो खबर SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं, इसको लेकर के बातचीत करेंगे। और क्रीमी लेयर नहीं, इसको लेकर के बीजेपी के जो SC/ST सांसद हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बीजेपी के SC/ST सांसदों ने संसद भवन परिसर में ये मुलाकात की और हाल में ही सुप्रीम कोर्ट के जजों ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सलाह दी थी। और उसी सिलसिले में बीजेपी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और उन्हें ज्ञापन भी सौंपा है। तो बीजेपी के SC/ST सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सिलसिले में एक ज्ञापन भी सौंपा कि SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जजों ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर के एक निजी टिप्पणी की थी और उसी सिलसिले में बीजेपी सांसद PM मोदी से मिले। सांसदों ने PM से आग्रह किया कि SC/ST वर्ग में कोई क्रीमी लेयर का प्रावधान ना हो, इसको लेकर कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। मुलाकात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया X पर पोस्ट किया और इसको लेकर के जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने SC/ST के कल्याण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि SC/ST समुदायों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता और संकल्प को दोहराता हूं। सांसद भोला सिंह ने इस मुलाकात के बाद बताया कि PM मोदी ने इस पूरे मुद्दे को लेकर उन्हें आश्वस्त किया है और उन्होंने आगे कहा, भोला सिंह ने, कि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर एक भ्रम की स्थिति फैला रहा है, भ्रम फैला रहा है। आरक्षण में क्रीमी लेयर पर जजों की निजी राय दरअसल लागू नहीं की जाएगी। ये बात साफ कही है भोला सिंह, जो कि उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे SC/ST समुदाय के सांसदों ने, बीजेपी के सांसदों ने, जिन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। और प्रधानमंत्री ने भी अपने ट्वीट में साफ तौर पर कहा कि जो SC/ST समुदाय के लोग हैं उनके कल्याण के लिए बातचीत, जो प्रतिबद्धता है वो जारी रहेगी, सशक्तिकरण उनका जारी रहेगा। और प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद SC/ST सांसदों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि वे SC/ST समुदायों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं। जो विपक्ष के लोग इस विषय को राजनीतिक रूप देते हुए लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल निराधार है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया है कि वो SC और ST वर्ग के साथ में खड़े हुए और जो उनकी राय है उस राय का कोई फर्क उनके रिजर्वेशन में नहीं पड़ने वाला है। प्रधानमंत्री जी को हमने कहा कि इस क्रिमिनल का जो विषय है ये ST/SC पे लागू नहीं होना चाहिए,
ये हमारे ज्ञापन का मुख्य जो था। प्रधानमंत्री जी ने भी इसको स्वीकार किया कि संविधान संबद्ध ये क्रिमिनल लागू नहीं होना चाहिए। ये उनने भी इस बात को कहा एसटी/एससी पर नहीं लागू होना चाहिए। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ शैलेंद्र मिश्रा जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्रीमी लेयर को लेकर के काफ़ी हलचल थी और ये कहा जा रहा था कि किस तरह से ये पूरा मुद्दा देखा जाएगा, और इस बीच में SC/ST सांसद हैं जो बीजेपी के, हमने पूरी खबर दिखाई कि उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। कैसे देखते हैं इस पूरी खबर को? प्रधानमंत्री की तरफ से आश्वस्त किया गया है कि SC/ST के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए कोई कदम जो है वो बाकी नहीं छोड़ेंगे। देखिए, 3 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस पूरी खबर के। पहली बात तो यह है कि जिस तरह से ये चर्चा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि SC/ST में क्रीमी लेयर होना चाहिए, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर से जुड़े एक मामले में जो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच, उसके जजों ने कहा कि उसमें से कुछ जजों ने कहा कि उनकी ये राय है कि इस तरह का क्रीमी लेयर होना चाहिए, एक सलाह दी गई। तो यानी कोई फैसला नहीं था, एक टिप्पणी थी, एक सलाह थी, जो कोई बाध्यकारी नहीं है किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार पर। दूसरी बात यह है कि इसको लेकर हमने देखा कि तमाम SC/ST संगठन आंदोलन करने की बात कर रहे थे कि वो एक आंदोलन के लिए एक दिन तय करके आंदोलन की तारीख का भी ऐलान किया जा रहा था। अब SC/ST के जो बीजेपी के सांसद है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, एक ज्ञापन सौंपा है और बहुत स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद इन सांसदों ने कहा है कि SC/ST में क्रीमी लेयर लागू होने का कोई सवाल नहीं है। इस तरह से जो विपक्ष भ्रम फैला रहा है या कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ निजी तौर पर टिप्पणियां कुछ सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सुनवाई के दौरान उनके जजों ने की थी, वो उनकी सलाह थी, ये कोई फैसला नहीं था। दूसरी बात यह है कि ज्ञापन देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया गया है और उन्हें आश्वासन मिला है कि SC/ST के कल्याण के लिए जो भी कदम भविष्य में और आगे उठाए जाने हैं वो उठाए जाते रहे। मोदी सरकार ने लगातार बीते 10 वर्षों में कई कदम उठाए हैं। हम जानते हैं कि शीर्ष पदों तक भी आप देखें तो अनुसूचित जनजाति से आप देखें कि उनको आप देश के शीर्ष पद पर देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप देखें, अगर आदिवासी गौरव दिवस मनाने की बात हो, भगवान बिरसा मुंडा की जन्मदिन की पर, या फिर तमाम कदम जो अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए हो, वो मोदी सरकार ने उठाया है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के एक सलाह पर भ्रम फैलाना है बिल्कुल ठीक नहीं है और इसीलिए ये इस पर थोड़ी सी सियासत की बात कर लेते हैं। शैलेंद्र, अनुसूचित जाति और शैलेंद्र, थोड़ी सी सियासत जो आप शायद बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। दरअसल जो विपक्ष की तरफ से जो बात बार बार कही जा रही है कि भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस एजेंडे को लेकर के जनता के बीच में कुछ भ्रम की स्थिति एक लेकर आने की कोशिश थी। आपको नहीं लगता है कि इस मुलाकात के बाद ये जो पूरा एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही थी उसकी हवा निकल गई है? देखिए, निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि SC/ST में क्रीमी लेयर और उसमें उप वर्गीकरण का जो मुद्दा है, इसको इस तरह से पेश किया जा रहा था कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया है और उस पर अब केंद्र सरकार या तमाम राज्य सरकारें उसको सीधे लागू करने जा रही हैं। हम जानते हैं कि क्रीमी लेयर का मामला बिल्कुल अलग है और उसमें एक जो सलाह दी गई, बीजेपी शासित किसी भी राज्य ने नहीं कहा है कि वो उस पर अमल करने जा रहे हैं। और ये आप देखें कि तमाम दलों की तरफ से या तो चुप्पी साधी गई या फिर उन्होंने राय रखी। हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत स्पष्ट तौर पर उस पर अपनी कोई राय नहीं रखी। एक कांग्रेस शासित राज्य ने दरअसल उस पर विचार करने की बात कही। लेकिन जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी ने कभी भी ये नहीं कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस सलाह के पक्ष में है। आज ये और स्पष्ट तौर पर ये कह दिया है जब SC/ST के बीजेपी सांसद मिले हैं, इसका मतलब ही साफ है कि बेहद स्पष्ट तौर पर बीजेपी के सांसद प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद सामने आए हैं कि ये ऐसा मुद्दा है जिस पर SC/ST समुदाय जो चाहता है, उसके जो संगठन चाहते हैं, वही बीजेपी की सोच है कि क्रीमी लेयर लागू नहीं होना चाहिए और इस तरह का कोई प्रावधान SC/ST आरक्षण में है भी नहीं और ये होना भी नहीं चाहिए।
तो बीजेपी ने अपना जो स्टैंड है वो आज पूरी तरह से साफ कर दिया है। हम जानते हैं कि तमाम दलों ने अलग अलग रुख रखा है। बसपा ने भी ये कहा था कि इस तरह का कोई क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, तो अलग अलग दलों ने अपनी राय भी रखी है। कुछ दलों ने जरूर चुप्पी साधी हुई है और कुछ दल राजनीति भी कर रहे हैं एक तरह से देखने। तो इन सब के बीच आज ये बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के सांसदों की तरफ से ये आप कहें कि सीधा संदेश ST/ST समाज को दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद। चुनाव में आपने देखा कि SC/ST आरक्षण को लेकर के बड़ा एक राजनीति करने की कोशिश की गई थी। तो कहीं ना कहीं इस जो आप जैसा कि कह रहे हैं कि एक पूरा सीधा संदेश न सिर्फ जो विपक्षी दल हैं उनके लिए है, बल्कि SC/ST वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए भी है कि ये इसमें कोई क्रीमी लेयर का जो आरक्षण की बात कही जा रही है वो नहीं होगा। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे वक्त की जरूरत है वक्फ बोर्ड में संशोधन। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे वक्त की जरूरत वक्फ बोर्ड संशोधन। दरअसल केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव को लेकर लोकसभा में एक बिल पेश किया। ये बिल कल पेश किया गया और उसके बाद जैसा कि अभी हमने आपको शुरुआत में दिखाया खबरों में कि ये JPC को भी भेज दिया गया है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। और वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव को लेकर वर्षों से मांग की जा रही थी और उसके बाद ये इस बदलाव की शुरुआत की गई। किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से बिल का समर्थन करने की अपील की थी। अपना जो उनका भाषण रहा लोकसभा में, किरेन रिजिजू ने कहा कि इस बदलाव से करोड़ों लोगों की दुआएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि ये गरीबों, जो गरीब मुसलमान हैं, जो वंचित हैं, उनके हित में है। दरअसल आखिर क्यों विपक्ष 1995 के वक्फ एक्ट को बनाए रखना चाहता है, यह भी समझने की जरूरत है। रिजिजू ने कहा कि माफिया के चंगुल से वक्फ को निकालकर गरीबों को देने की जरूरत है और यह वक्त आ गया है कि इसमें इस तरह के संशोधन किए जाएं, बदलाव किए जाएं। मुंबई के मीनारे मस्जिद ट्रस्ट यानी ACB ने वक्फ में भ्रष्टाचार की बात कही है। उन्होंने कहा है कि ये लगातार जो भ्रष्टाचार है वो इसमें बढ़ता जा रहा है और वक्फ के CEO और अन्य अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। ट्रस्ट किस नियम के तहत एक मामूली डेस्क अधिकारी को CEO बनाया गया, ये जो ट्रस्ट है वो पूछ रहा है मीनारे मस्जिद ट्रस्ट, जबकि वो इसकी योग्यता भी नहीं रखता। तो एक मामूली से जो क्लर्क को इसका CEO बना दिया गया, जबकि वो। और आइए आपको यहां से सीधे ले चलेंगे राज्यसभा के सीधे प्रसारण के लिए। I am deeply hurt at the intemperate language without any premise, going to media, getting traction, and I'm sure everyone in the country will focus on what will be made available. My chamber of chairman of the Council of States, the House of Elders, the upper house, has been labeled that something that happens there is closed door. A disinformation that what I discussed with Mr. Tiwari was only with him. If a truth takes wings,
nation blossoms. If untruth, something which is far distant from truth, gets traction, it is bothersome. Our resolve to ensure that the sacred precincts of Rajya Sabha be not allowed to be a ground for destabilizing democracy. This has been expressed by all the members, is welcome. I have therefore no doubt that my appeal to the members who are not present today will persuade them to soul search, engage in introspection, think about their duty to the nation, take into consideration their oath under the Constitution, and prepare for vigorous participation in a constructive manner in forthcoming sessions. During off-session, I would continue working, trying to reach out every member, ignoring the deep hurt I have suffered, as call of duty is above any personal injury or feelings. I would urge each one of you also to please reach out the members of this house you can, so that we all in this house on some issues of national importance, get bipartisan, rise above party interests, and send a message to the country and the world at large that this country, having the most vibrant, functional democracy, a country that is mother of democracy, a country that is oldest and largest democracy, will continue to be hope for the entire world. With these words of expectation, request, pleading and urging, I will take up the essential agenda. Message from Lok Sabha, Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on the 9th August 2024 adopted the following motion: that the bill further to amend the Waqf Amendment Act 1995 be referred to a joint committee of the houses consisting of the following 21 members of this house, namely 1. Shri Jagdambika Pal, 2. Dr. Nishikant Dubey, 3. Shri Tejasvi Surya, 4. Shrimati Aparajita Sarangi, 5. Dr. Sanjay Jaiswal, 6. Shri Dilip Saikia, 7. Shri Abhijit Gangopadhyay, 8. Shrimati D.K. Aruna, 9. Shri Gaurav Gagoi, 10. Shri Imran Masood, 11. Dr. Muhammad Javed, 12. Shri Mohabibillah, 13. Shri Kalyan Banerjee, 14. Shri A. Raja, 15. Shri Labu Shri Krishna Devarayalu, 16. Shri Dileshwar Kamet, 17. Shri Arvind Sawant, 18. Shri Matre Balia Mama Suresh Gopinath, 19. Shri Naresh Ganpat Maske, 20. Shri Arun Bharti, 21. Shri Asaduddin Owaisi, and 10 members from the Rajya Sabha. That in order to constitute a sitting of the joint committee, the quorum shall be 1/3 of the total. तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण राज्यसभा से, जहां राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बेहद निराशा भी जताई, क्षोभ जताई और अपना
एक तरह से क्षोभ व्यक्त किया जिस तरह से पिछले दिनों की कार्रवाई हुई है और पीठ को और आसन को लगातार निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि वो व्यक्तिगत तौर पर बेहद निराश भी हुए हैं, बावजूद इसके वो एक बार फिर से अपील कर रहे हैं कि संसद की कार्रवाई को, राज्यसभा की कार्रवाई को लगातार सुचारू ढंग से चलाया जाए और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है उसको जो सदस्य हैं उनको निभाना चाहिए। संविधान की शपथ लेकर के वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, उसको उनको निभाना चाहिए। और अब बात करेंगे वक्फ की बात हम कर रहे थे, वक्फ बोर्ड में संशोधन की बात कर रहे थे कि वक्त की ज़रूरत है वक्फ बोर्ड में संशोधन। और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अपने वक्तव्य में जो हम बता रहे थे आपको कि मुंबई के मीनार मस्जिद ट्रस्ट ACB में भ्रष्टाचार की बात बताई थी। ACB ने दरअसल वक्फ के CEO और अन्य अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था मीनार मस्जिद ने, और उसने ट्रस्ट ने पूछा कि किस नियम के तहत एक मामूली डेस्क अधिकारी को CEO बनाया गया। एक मामूली अधिकारी को CEO बनाया गया जबकि वो इसकी योग्यता भी नहीं रखता। तो अब देखा जा सकता है कि किस तरह से भ्रष्टाचार रहा है वक्फ के तमाम जो अलग अलग राज्यों में बोर्ड हैं, मस्जिद को वक्फ से रजिस्टर करने का आखिर किस तरह से ये किया गया है। अब उसकी कार्रवाई में CEO हस्तक्षेप कर रहा है। कुछ चंद लोगों के हाथ में देश की बहुमूल्य संपत्ति गिरफ्त में है और वक्फ भू माफिया बनकर कहीं एक्सटॉर्शन तो कहीं धमकी देकर जमीन हथिया रहा है। मंत्री ने कहा कि क्यों इसे भू माफिया कहा था, इसको भी समझने की जरूरत है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ASI की 3 संपत्तियों को वक्फ की गिरफ्त से निकाला है। ब्रह्मपुर के ASI प्रोटेक्टेड संपत्तियों पर वक्फ ने दावा ठोक दिया था कि ये उनकी संपत्तियां हैं। द्वारका के 2 द्वीप पर वक्फ ने अपना दावा ठोक दिया। हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो और लैंको जैसी कंपनियों की जमीन पर वक्फ ने अपना दावा ठोक दिया। ये कहा कि माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो और लैंको की जो संपत्तियां हैं वो उनकी हैं, लेकिन ओवैसी ने इस संशोधन को मौलिक अधिकारों का हनन बताया है। कहा है कि मौलिक अधिकारों का हनन है हमारा। बंगाल के टोलीगंज क्लब, रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब पर वक्फ ने दावा कर दिया, लेकिन बंगाल की जो सरकार रही उसने इस तरह का कोई एक्ट में संशोधन करने की बात नहीं कही। वोट बैंक के चलते TMC पुराने एक्ट में कोई बदलाव नहीं चाहती है। वक्फ ने बेंगलुरु के 5 सितारा होटल ITC विंडसर पर दावा ठोक दिया। और इतना ही नहीं, तमिलनाडु के 1500 साल पुराने गांव पर दावा ठोक दिया। तो जहां कुछ आप समझ सकते हैं कि जहां मन चाहा उस पर उंगली रख दी, उस पर दावा ठोक दिया। वक्फ एक्ट 1995 का ताजमहल को भी वक्फ प्रॉपर्टी बनाने का मंसूबा है। वो उसको ये मंसूबा देता है कि वो चाहे तो ताजमहल और लाल किलों को भी वक्फ की प्रॉपर्टी बना ले। तो क्या सिर्फ वोट बैंक की सियासत में देश घिनौनी इस सियासत को सहता रहेगा? क्या देश का संविधान जो सबको एक समान अधिकार देता है, लेकिन वक्फ को संविधान का नाम देकर धज्जियां उसकी उड़ाई जा रही हैं? और AISSC अध्यक्ष सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वक्फ में पारदर्शिता लाने की जरूरत है और यह समय है कि जब इसमें संशोधन किया जाए। मोटे तौर पे जो मैंने देखा है वक्फ अमेंडमेंट बिल के अंदर, तो कुछ बातें तो हम भी चाहते हैं कि ऐसे ट्रांसपेरेंसी आना जरूरी है और मिसयूज ऑफ फंड होता है जो उसका यूज सही होना जरूरी है, और फॉर्मेशन ऑफ द जो स्टेट वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बारे में रखा गया उनमें प्रोविजन वो बहुत अच्छे हैं। वहीं मौलाना खालिद रशीद फरिंगी ने कहा कि ये मुसलमानों को संविधान में मिले अधिकार के खिलाफ है, ना ही इसकी कोई जरूरत थी और ना ही इसका कोई लाभ होगा। मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 26 ने हर शहरी को यह हक दिया है कि अपने कस्टम, अपने ट्रेडिशन और अपने पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंगली अपने मजहबी प्रॉपर्टीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो लिहाजा जो भी वक्फ एक्ट 1995 बना, उसके बाद उसमें जो अमेंडमेंट 2013 हुए, वो मोर देन इनफ हैं फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड डेवलपमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़। अब उसके बाद किसी नए कानून की हम लोग समझते हैं कोई ज़रूरत नहीं है। तो सेफ्टी, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट के लिए ये कह रहे हैं कि ये कानून ज़रूरी है, लेकिन जिस तरह से इसमें भ्रष्टाचार में आकंठ कई जगहों पर डूबी हुई नजर आई ये संस्था,
क्या उस पर भी अंकुश लगाने की ज़रूरत नहीं? और सवाल ये भी उठता है कि जो गरीब और मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जो मुस्लिम्स हैं, उनके लिए क्या काम करती रही है संस्थाएं? सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि संविधान में कहीं भी वक्फ का नाम शामिल नहीं है। आज़ाद भारत में सबसे बड़ा अमेंडमेंट हो रहा है, 44 अमेंडमेंट करने पड़ रहे हैं। और वो क्यों करने पड़ रहे हैं? क्योंकि इसके 44 सेक्शंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे। भारत के संविधान में न कहीं वक्फ लिखा हुआ है, न वक्फ बोर्ड लिखा हुआ है, न वक्फ ट्रिब्यूनल लिखा हुआ है। भारत का संविधान कहता है कि भारत एक सेकुलर देश है, कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। मौलाना साजिद रशीदी जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर है। मौलाना साजिद रशीदी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ विनोद मिश्रा, हमारे संपादकीय सलाहकार जुड़े हुए हैं, सलाहकार संपादक जुड़े हुए हैं। आपका भी स्वागत है विनोद जी। और सबसे पहले जो सवाल इस पर उठाए जा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं इसका जिक्र नहीं है, और उसके बावजूद हमारे देश में किस तरह से ये एक विशेष वर्ग को इस तरह की पावर दी गई है, कैसे देखते हैं विनोद जी इस पूरे प्रकरण को? निखिल, जैसा कि आप अपने स्टोरी के जो टाइटल लेके आए थे कि वक्फ में संशोधन वक्त की ज़रूरत है, ये वक्त की ज़रूरत इसलिए है कि ये दौर अब तुष्टीकरण का नहीं है, ये दौर अब संतुष्टीकरण का है। तुष्टीकरण के दौर में आप एक क्लब बनाते हैं, कुछ लोगों को आप तुष्ट करने की कोशिश करते हैं। संतुष्टीकरण के दौर में जो उसका स्टेक होल्डर है, जिसके लिए वो वक्फ एक्ट बना था 1954 का, उसके साथ में उस गरीब को, उसमें जो लोग हैं, महिलाएं को और बाकी जो मुस्लिम में सेक्ट है, उन लोगों को जगह देने की कोशिश हुई है। लेकिन दिक्कत क्या है, ये पार्लियामेंट में लोगों ने देखा कि किस तरह से सारे विपक्ष के दल एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, और वो मान रहे थे कि 1995 का जो एक्ट है वो दुरुस्त एक्ट है, उसमें कोई संशोधन की जरूरत नहीं है। तो अगर मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं कि हम देश के संपत्ति को, देश के लोगों की इस संपत्ति को हम कुछ माफियाओं के हाथ में नहीं दे सकते हैं, उसका उदाहरण आपने देखा है जी। पहली स्टोरी जब आपने देखा है बुरहानपुर के जो एएसआई प्रोटेक्टेड वो जमीन है, कि पिछले हफ्ते की बात है, एएसआई प्रोटेक्टेड बुरहानपुर के उस जमीन को वक्फ ने क्लेम किया और वो सीधे क्लेम करके उसमें वक्फ का अपना बोर्ड लगा दिया। हाईकोर्ट ने उसको कहा कि अगर आपकी मर्जी चली तो कल आप ताजमहल पे लगाएंगे, परसों लाल किले पे लगाएंगे, एक ही बार आप देश पे ही लगा दो। ये जो आप मीनारे मस्जिद कमेटी की बात कर रहे थे, उनका देखिए दर्द। वो मुंबई की एक ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट को एक जबरदस्ती वहां वक्फ ने, मुंबई के महाराष्ट्र वक्फ ने एक तरह से उसको कंपेल किया है मीनारे मस्जिद ट्रस्ट को कि आप वक्फ के रजिस्ट्रेशन में आइए। उसकी जितने दुकान है उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो मीनारे मस्जिद का ये आरोप है, जिसपे वो एंटी करप्शन ब्यूरो में गया है, उसका आरोप है कि ये लोग चाहते हैं कि जो दुकानें हैं मस्जिद की, उस दुकानें पे उसका कब्जा हो। मतलब ये पूरा का पूरा वक्फ सिस्टम क्या ये भूमाफिया बनते बनते एक वसूली गैंग के तरफ देश में व्यवहार करने लगी है। ये इतने लाखों उदाहरण है। कल हमारे एक गेस्ट थे, मेहमान थे, वो एक उद्योगपति का लिस्ट बता रहे थे, लेकिन उनके सामने में आप लिस्ट देखिए, चाहे वो मुंबई का हो, चाहे वो ये पश्चिम बंगाल का हो, चाहे वो अहमदाबाद का हो, चाहे वो हैदराबाद का हो, जितने बड़े प्रतिष्ठान हैं, चाहे वो विप्रो का हो, माइक्रोसॉफ्ट के इंडस्ट्री का हो, वहाँ पे ऑफिसेज का हो, द्वारका में 2 द्वीप का मामला हो, ये सारे द्वीप, ये सारे चीज़ों पे वक्फ ने अपना दावा ठोक दिया है। तो विप्रो बंद हो जाए, आईटीसी के बड़े होटल हैदराबाद में बंद हो जाए, उससे ओवैसी को कोई लेना देना नहीं है। वो अपना इसको बता रहे हैं कि ये हमारे मजहब में हस्तक्षेप है। तो ये देश में इस तरह के जो इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की गई है कि आप किसी भी बात को, संसद के बनाए हुए कानून को संसद उस पर समीक्षा करने के लिए बात कर रही है, संसद उसमें संशोधन करने के लिए बात कर रही है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं हमारा जो पुराना है वो सही है। तो ये तुष्टीकरण नहीं, ये दौर संतुष्टीकरण का है। तो ये देर सवेर, आज न कल, इस वक्फ के जो ये काले कानून थे उसको बदलना जरूरी है। ठीक है। मौलाना साजिद रशीदी, आपको लगता है कि ये जो संशोधन है वो कहीं किसी भी तरह से मजहब में हस्तक्षेप जैसा है? क्योंकि ये तो ज़मीनों के मैनेजमेंट से जब जुड़ी हुई बात है और ये कहा जा रहा है कि इसमें संशोधन लेकर आएंगे
तो जो चीज़ें हैं वो बेहतर होंगी। कम से कम आपको भी नहीं अच्छा लगेगा कि किसी भी बोर्ड में इससे जुड़े हुए कोई भी वक्फ बोर्ड हो, किसी भी राज्य को हो, वो भूमाफिया की तरह काम करे। नहीं, बिल्कुल गलत है, 101% गलत है। वक्फ बोर्ड अगर भूमाफिया की तरह काम करता तो मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं दिल्ली के। ये देखिए मेरे हाथ 8-10 पेज हैं, जिसमें करीब 250 बीघा जमीन केंद्र सरकार के पास है, केंद्र सरकार की एजेंसियों के पास है। मैं इसमें एक राइटर जोड़ दूं, जो हमारा सवाल है मौलाना साजिद रशीदी, उसमें मैं एक चीज जोड़ दूं कि मैं ये स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं कि हर जगह वो भूमाफिया की तरह। मैंने कहा कुछ जगहों पर, अगर कुछ ही जगहों पर है तो कम से कम कानून होना चाहिए। आपने एक लफ्ज बोला कि क्या ये भूमाफिया की तरह काम कर रहा है, ठीक, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। हाँ, अगर ये भूमाफिया की तरह काम करता तो ये दिल्ली की 250 बीघा जमीन आज सरकार के पास ना होती। 250 बीघा दिल्ली में मतलब समझते हो आप कितने कितने हजार करोड़ की जमीन होती है। ये सब केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के पास है। मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं, हवाई बात नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात देखिए, दिल्ली ये केंद्र सरकार का गजट मेरे पास है। 1970 के अंदर सर्वे करने के बाद केंद्र सरकार ने हमें चिन्हित करके बताया कि आपकी ये प्रॉपर्टीज हैं, आप इनकी देखरेख कीजिए, और उसके बाद वक्फ बोर्ड बनाया। 1995 में इस वक्फ के अंदर थोड़ा सा सुधार आया। ये आया कि एक तो सीईओ को ये पावर दी कि जो भी आपकी जमीन किसी के पास है, चाहे वो सरकार के पास है, चाहे वो प्राइवेट किसी के पास है, आप 54 का नोटिस देकर एसडीएम के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से वो जमीन अपनी वापस ले सकते हैं। एक तो ये किया। दूसरे ये किया कि जो पुराना किराया है, यानी किसी का 100 रुपए किराया है, किसी का 50 रुपए किराया है, किसी का 10 रुपए किराया है, आप ये किराया बढ़ाकर आज का जो सर्किल रेट है उस सर्किल रेट के हिसाब से किराया ले सकते हैं। 1995 का जो एक्ट है वो 2013 में लागू हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि 2 बार संशोधन हुआ। असल ये है कि 95 में संशोधन हुआ और 2013 में वो फिर लागू हुआ। 2013 में लागू होने के बाद वक्फ बोर्ड कुछ करना चाहता था, 2014 में बीजेपी की सरकार आ गई। उसके बाद में जितने भी केसेस हैं, हाँ, ना तो उसमें एसडीएम साथ दे रहे हैं, ना दिल्ली पुलिस साथ दे रही है, और सारे अब के एक सारे सवाल, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, के। आपका पॉइंट आ गया मौलाना साजिद रशीदी, लेकिन एक पॉइंट ये भी आता है कि ये विशेषाधिकार किसी एक वर्ग को क्यों? अगर मंदिरों के ट्रस्ट सरकार चलाती है, अगर उसमें उसका हस्तक्षेप है, तो ये एक वर्ग को क्यों? क्या ये तुष्टीकरण नहीं है? अरे मेरे भाई, वक्फ बोर्ड को कौन चला रहा है? सरकार चला रही है। अच्छा, ये कैसे सरकार कैसे चला रही है? सरकार का होता है। हाँ? चेयरमैन के अलावा जितने मेंबर होते हैं वो सरकार के होते हैं। प्राइवेट तो ये है ही नहीं। ठीक है, ये तो मिनी गवर्नमेंट इदारा है। ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा, क्योंकि ये संपत्ति मुसलमानों की है, वक्फ की हुई है, इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अब आप दोनों बातें खुद ही कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि किसी का कोई लेना देना नहीं है और ये सरकार चला रही है। जिस संपत्ति पर चाहा वहां हाथ रख दिया, अदालत में भी नहीं जा सकता उसका जो लोग हैं। सुनिए, अब आप ये बताइए कि ये क्या एक तरफा नहीं है? अगर वक्फ बोर्ड के अंदर इतनी पावर होती तो ये हमारी जो प्रॉपर्टियां हैं ये वापस आ जाती है। नहीं तो इसी दरअसल यही तो देखा जा रहा है कि किसी के ऊपर उंगली रख दी, वो आपकी हो गई और अगला व्यक्ति अदालत में नहीं जा सकता। ठीक है, ये आप तो एनफोर्समेंट की बात कर रहे हैं। आप तो ये एनफोर्समेंट की बात कर रहे हैं कि एनफोर्स नहीं हो सकती कुछ प्रॉपर्टी। हो सकता है, देखिए, अगर इस तरह से एनफोर्समेंट की बात करेंगे तो इस तरह से एनफोर्समेंट को लेकर के कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज कई बार जो आपसी झगड़े विवाद में भी होती है, उसको भी एनफोर्स कराने के लिए जो वादी होते हैं उनको बहुत बहुत दौड़ना पड़ता है। तो आप कुछ एक एग्जाम्पल दिखा सकते हैं कि जहां पर एनफोर्समेंट नहीं हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कानून है, दरअसल जो कानून है उसमें उस पर तो प्रश्न चिन्ह जरूर उठाया जाएगा। धनंजय गिरी को यहां जोड़ना चाहूंगा मैं। धनंजय जी ऐसा है निखिल जी कि कांग्रेस ने अगर मुल्क के ऊपर मुसलमान को नहीं रखा होता और तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रही होती तो 1 इंच जमीन इनके पास नहीं होती। क्योंकि किसी भी इस्लामिक देश में, चाहे टर्की हो, लीबिया हो, मिस्र हो, सूडान हो, लेबनान हो, सीरिया हो, जॉर्डन हो, ट्यूनीशिया हो, इराक में कहीं वक्फ बोर्ड का कंसेप्ट ही नहीं है, कहीं वक्फ बोर्ड नहीं है। ये तो इस मुल्क में मुनाफत और मक्कारी है कि यार इस देश में मुल्क से ऊपर मुसलमान। ये कांग्रेस की अपीसमेंट की राजनीति थी। 2013 में असीमित पावर दे दिया, जहां मन करे झंडा गाड़ दो, और आपके खिलाफ आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ऐसी अनार्की
आप ऐसी अनार्की किसी कानून में, किसी संविधान में आप सोच नहीं सकते। ये लिस्ट लेके बैठे हैं, अरे एक इंच जमीन नहीं होती। अगर ये मक्कारी वाला लाइसेंस नहीं दिया गया होता आपको, यह अधिनियम मुसलमानों की संपत्तियों के प्रशासन के लिए बनाया गया, लेकिन हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, यहूदी धर्म, बहाई धर्म, पारसी धर्म, ईसाई धर्म करने के लिए कोई समान कानून नहीं। काहे का संविधान? ये तो बहुविधान फिर बना दिया आपने, फिर काहे का? और आप कह रहे हैं भाई 1500 साल पुराने तमिलनाडु के आप गांव पे दावा कर रहे हैं, 1400 साल पहले इस्लाम तामिल में आया। इस्लाम में तामिल में आने के पहले आप सूरत के जो दावा कर दे रहा है, सूरत के मार्केट के दावा कर देना है, यहाँ के गुरुद्वारे पर दावा कर देना है, हरियाणा में आपको जहां मन करे दावा कर दीजिए। जिस अलामा इकबाल ने लिखा उसी ने उसका फैमिली तराना भी है कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हम मुस्लिम हैं, वो वतन है, सारा जहां हमारा। तो आप सारा जहां में झंडा गाड़ दीजिए ना भाई, काहे के लिए एक एक करके दावा कर रहे हैं? आप चांद कहिए हमारा है, सूरज हमारा है, ये धरती हमारी है, पानी हमारा है, ये सांस तुम ले रहे हो ये हमारा है, उस पर भी टैक्स लेंगे क्योंकि हम वक्फ बोर्ड वाले हैं। अरे वक्फ और वक्फ दोनों की जरूरत है, सुधार हो ना। इस मलकियत का मुसलमानों के काम में आ रहा है, ना मुल्क के किसी काम में आ रहा है। और जिस मंदिर की बात कर रहे हैं आप, 4 लाख मंदिरों से 1 लाख करोड़ रुपया सरकार टैक्स ले रही है, इनके ऊपर सिर्फ खर्चा कर रही है सरकार। हजारों लाखों हजारों करोड़, 200 करोड़ तो मिनिमम दिखा रहे हैं जो 200 परिवार खा रहे हैं। और गरीब मुसलमान कितने यतीम खाने बने हैं, कितने स्कूल बने हैं, कितने कॉलेज बने, कुछ नहीं। कुछ लोग इस संपत्तियों को दावा करके बैठे हुए हैं और इनका बस चले तो कहानी दावा कर दे, क्योंकि सब तो इन्हीं का। मैं इनका जवाब देना चाहता हूं। हाँ ठीक है, मौलाना रशीदी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। और ये 200 का लिस्ट में लेकर बैठे हैं, 1 इंच नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो मैं निखिल जी एक बार रशीदी साहब का जोड़ देता हूं, उन्होंने टेक्निकल पॉइंट देखिए मेरे भाई, ठीक है उनकी संपत्तियां क्या, मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता ने एक मिनट मैं चाहता हूं विनोद जी को जोड़ना चाह रहे हैं। सुन तो लीजिए रशीदी साहब आपको पूरा मौका देंगे, ऐसा नहीं, आपको पूरा मौका देंगे। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया धनंजय जी। विनोद मिश्रा कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, उसके बाद में मौलाना रशीदी के पास बहुत पेपर लेके आए हुए हैं। मैं कल भी वो उन्होंने हमारे इसी शो में बहुत सारे पेपर उन्होंने दिखाया था। तो रशीदी जी, जब आपके पास में इतने पेपर हैं, इतने कागजात हैं, तो थोड़ा सा लोगों को साफ साफ बताइए। वक्फ का जो मतलब है कि वही पेपर से ही बना है कि किसी ने जो दान किया है, किसी ने अपनी संपत्ति को दान किया है अल्लाह के नाम से, जिसका नाम वक्फ है, तो उसको वक्फ की प्रॉपर्टी मानी जाती है। ये सिलसिला कब चला? जो यूजर्स की जो जमीन है उसको कब जाने की बात है। ये जो प्रॉपर्टी की 200 बीघे की जमीन की बात आप कह रहे हैं दिल्ली की, उसमें किसने आपको ये दान दिया है वक्फ को? ये क्या आपके पास वो पेपर है, वो खाता, वो खेसरा, दानकर्ता का नाम जिसने वक्फ के नाम से ये अपनी जमीनें दान की हो? नंबर 2, अभी ताजमहल का केस जो है, वक्फ ने ताजमहल पे अपना दावा ठोका था और सुप्रीम कोर्ट में जब उसका केस चला तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको पूछा कि कागज दे दो कि शाहजहां ने वक्फ के नाम से ये ताजमहल कर दिया। कौन सी दिल्ली की और कौन सी अहमदाबाद की वो द्वीप पे, द्वारका के वो द्वीप के जो 2 द्वीप पे आपने दावा ठोका है, किसने उस द्वीप का कागज वक्फ को दिया था दान में? किसने अभी जो होटल है, इतने बड़े होटल है हैदराबाद के, उसकी जमीन को किसने कागज दे दिया था वक्फ को? किसने वक्फ को जमीन दिया था? जो अभी बात कर रहे थे मुंबई के वो जो ट्रस्ट है, मस्जिद मीनार ट्रस्ट की बात जो कर रहे हैं, किसने कागज दे दिया था? उनकी खानदानी जवाब ले लेते हैं। ऐसा ये सारी चीजें आप इसलिए कर रहे हैं, आप सुन लीजिए, आपके पास जो आप नैरेटिव बनाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। आप मुसलमान की बात करके उस लाखों करोड़ों मुस्लिम का हक मारते हैं। यह बात कम से कम ओवैसी जी जो समझा रहे थे, उनको हैदराबाद में देखना चाहिए। यही बात तो कह रहे थे कल किरण रिजिजू जी, जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं, जो करोड़ों लोगों की दुआएं आपको लगेगी अगर आप इस वक्त पे संशोधन के समर्थन करते हैं, क्योंकि उसमें गरीबों का हक मिलेगा। आपको मिलता होगा कुछ, तो आप कागज लेके आ गए हैं। ये कागज क्यों नहीं दिखाते? वहां डीएम को जब इस वक्त के संशोधन में लाया गया है, आप कह रहे थे ना ये सरकारी है, तो फिर आपको डीएम से क्या उसमें दिक्कत है कि एक डीएम आएगा और उसका जो भी कमीशन की सर्वे कमीशन होगी, उसकी सारी फाइनल रिपोर्ट एक डीएम से होगी, डिप्टी मजिस्ट्रेट से होगी। इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है मौलाना रशीदी जी धैर्य से सुनिएगा मिश्रा जी, धैर्य से सुनिएगा।
उत्तेजित मत होइएगा आप। अरे सर, आप आप जो बना के आए हो, आप सब चैनल पे एक ही रिपोर्ट लेके जाते हो, एक ही कागज लेके जाते हो। होने की बात नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं, उत्तेजित होने की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी करिएगा। मैं चाहता हूं कि सभी लोग अपनी बात रख सकें। बीजेपी के मेरे भाई प्रवक्ता ने एक ऐसी बात कह दी जो अकल के बिल्कुल परे है। जो इस्लामिक देश हैं वहां तो शरीयत। आपका ऑडियो चला गया है, एक बार अपना apparatus चेक कर लें। एक बार तो शरीयत से देश चलता है, इस्लाम से देश चलता है, वक्फ बोर्ड की वहां जरूरत क्या है? लेकिन इनको एक नैरेटिव बनाना है। फिर आपको करेक्शन करता हूं, यहाँ क्यों जरूरत है? देखिए आपको मैं फिर करेक्शन करता हूं। पाकिस्तान में भी वक्फ बोर्ड था, तुर्की में भी वक्फ बोर्ड था, वो सारे वक्फ बोर्ड फिर नेशनलाइज हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप विद्वान आदमी हैं, आप अपने बात को थोड़ा से एक रिसर्च करके आइए। सब जगह वक्फ बोर्ड था और वो वक्फ बोर्ड को राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, आप कुछ भी बोल देंगे तो हम सुनते रहेंगे क्या? ठीक है, आप अपने बात को करेक्ट करके बोलिए। चलिए विनोद जी, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। ठीक है, मौलाना भी राष्ट्रीय विचार रखते हैं, ये भी राष्ट्रीयकरण की मांग करेंगे। क्या तरीका? अच्छा, ठीक है, ये भी राष्ट्रीय प्रति अनुकूल व्यक्ति है। ठीक है, ये भी राष्ट्रीयकरण की मांग रखेंगे। चलिए रशीदी जी को बोलने दीजिए। मैंने भी तो सुना है ना। ठीक है, साजिद रशीदी जी को बोलने दीजिए। अब कम से कम एक के बाद एक का जवाब दीजिएगा। ठीक है, रशीदी जी बोलिए। आप बताइए तुर्की सर, आप कोई फेक बोलेंगे तो हम करेक्ट करेंगे ही। चलिए विनोद जी, अभी बोलने तो दीजिए। पूरी बात सुन लो मेरे भाई, पूरी बात सुन लो। देखिए, ये एक पेपर और दिखा रहा हूं मैं आपको, दिख रहा है आपको कहीं? ये देखिए, क्या कुछ पढ़ने में आ रहा है आपको? कुछ नहीं आ रहा, कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा है स्क्रीन पे। आप बोलिए, आप पढ़ के बताइए। आपको पेपर भेज दूंगा सर, इसमें लिखा, मैं पढ़ के बता देता हूं। गैर कानूनी ढंग से जमीन खरीदकर बनाया गया अंबानी का घर, वक्फ बोर्ड ने वापस मांगी इस पर कल बात हो चुकी है। देखिए, फिर आप कहेंगे बीच में बोल रहे हैं। ये एक बार सिरे से खारिज किया है। गुजरात का आदमी जिसका इससे कोई लेना देना नहीं था, वो लेकर के आया है। जो सवाल पूछा गया, आखिर जो सवाल नहीं, मैं बीच में रशीद साहब, मैं आप कल से इस बात को अंबानी लगे हुए हैं, आप एक बात बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? आप नैरेटिव फैला रहे हैं। मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं, आपको मैं लिस्ट दे रहा हूं, आपको मैं लिस्ट दे रहा हूं। देखिए कितने, अरे आपको मैं लिस्ट दे रहा हूं, आप सुन लीजिए। मिश्रा जी सुनिए, आप सुनिए। आप 2 दिन से सिर्फ अंबानी का नाम ले रहे हैं। आपको मैं लिस्ट दे रहा हूं, इतना लो लेवल पे मत लाइए। मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं। देखिए ये जो है, आप ये देखिए, ISB, माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो का, लैंको का हैदराबाद में, कोलकाता के टोलीगंज क्लब का, रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब का, ITC विंसर होटल बेंगलुरु का, ये सारे होटल, ये सारे जो प्रॉपर्टी हैं, जो अरबों के प्रॉपर्टी हैं, ये जो उस पे आपने दावा किया है। और आप गुमराह करते हैं लोगों को, तो आप सीधे अंबानी आपको दिखता है और न्यूज का हेडलाइन बनाने की कोशिश करते हैं। इनका नाम तो आप लीजिए कि इन पे भी आपने दावा ठोका है। ठीक है, अब मैं आपको भेज दूं। अब मैं साजिद रशीदी जी, मौलाना साजिद रशीदी जी, जब मैं कह रहा हूं आप गलत करेंगे, आप भ्रामक खबर देंगे, तो आपको मैं करेक्ट करूंगा। मौलाना साजिद रशीदी माइनॉरिटी में है, आपके गुलाम नहीं। मौलाना साजिद रशीदी में रहिए, मेजॉरिटी में। आपको कल ही हमारे शो में बताया था कितने बार माइनॉरिटी के कह के आप देश बांटोगे, कितनी बार बांटोगे ये देश आप मेजॉरिटी। सुनिए मौलाना साजिद रशीदी, मैं एक चीज पहले रिक्वेस्ट करूं, मैं एक रिक्वेस्ट करूं। दैनिक भास्कर देश का प्रसिद्ध अखबार है, उसने भी अंबानी के मकान को लेकर ये स्टोरी लिखा होगा। किसी के लिखने से वो देखिए 18 लोगों का लिस्ट दिया। वही बात मैं बार-बार कह रहा हूं कि जिस चीज पर कहा जा चुका है। अच्छा, किसने खसरा खतौनी लेकर आए? ताजमहल का खसरा खतौनी लेकर आएंगे, दिखाएंगे? कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं? ये तो निश्चित तौर पर ये जो एजेंडा लेकर चले हैं, इसीलिए रोका जा रहा है। इसीलिए रोका जा रहा है कि बहस को आपसे जो सवाल पूछा गया है, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। कल से ये भ्रामक खबर मीडिया में फैला रहे हो, का पूरा पता है हमको। साहब आपकी मंशा का तीनों लोग मिलके बोलोगे तो नहीं, तीनों मिलके बोलने की बात नहीं है। आप गलत बात बोल रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, तो आप गलत बात बोल रहे हैं। आपसे जो सवाल पूछा गया उसका आपने जवाब नहीं दिया। आपसे सवाल पूछा गया कि सिर्फ इस देश में
इस सेकुलर देश में सिर्फ आपके साथ में ऐसा विशेषाधिकार क्यों कि आप किसी भी जमीन पर हाथ रख देंगे, उसका खसरा खतौनी भी लाकर, सुनिए आप सवाल, अब सवाल सुन लीजिए, उसका खसरा खतौनी, आप ताजमहल पर हाथ रख दें आपका हो जाए, आप ताजमहल पर हाथ रख दें आपका हो जाए, आप उसके खिलाफ में अदालत में भी ना जा पाए, तो ये विशेषाधिकार मौलाना साजिद रशीदी आप ही लोगों को क्यों, ये सवाल है। उस पर आप कौन कौन सा एजेंडा लेकर आ रहे हैं, इसलिए आपको रोका जा रहा है, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि सवाल, आप जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब दीजिए। मुद्दे पर बिल्कुल नहीं बताएंगे। ये मुंबई हाई कोर्ट में केस है, अंबानी का केस मुंबई हाई कोर्ट में पता कर लीजिए जाके। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे अदालत में केस करने से इसका क्या फर्क पड़ता है? आप मुंबई हाई कोर्ट से कहें तो मैं केस की पूरी फाइल नहीं, बिल्कुल मंगवा दीजिएगा, अदालत से फैसला आएगा तो उस पर भी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। अभी जो आपसे सवाल पूछा गया कि विशेषाधिकार क्यों, क्या ये तुष्टिकरण नहीं है? कीजिएगा, अरे तमिलनाडु देश को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिएगा। साल पुराना मंदिर है, मुझे अच्छा एक सवाल का जवाब आप दे नहीं रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि क्यों ये विशेषाधिकार क्यों, इसका जवाब आप दे दीजिए। मैं दे रहा हूं जी। चूंकि ये संपत्ति मेरे पुरखों ने मुसलमानों की है, इसलिए विशेष अधिकार मुझे चाहिए। आपने नहीं दी ये संपत्ति, ठीक है, मिश्रा जी ने नहीं दी, ये मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता बैठे, इन्होंने नहीं दी। दूर क्यों जा रहे हैं? सवाल छोड़ रहा हूं, जवाब दीजिएगा, एक सवाल छोड़ रहा हूं। आप मुझे बताइए, पिछले 10 साल में बीजेपी ने सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों बिल लेकर आई है? हाँ, तो कौन से बिल में क्या दिक्कत थी? 3 तलाक से क्या दिक्कत है आपको? 3 तलाक से कोई दिक्कत है? नहीं, बहुत सारे बिल आए हैं, हिंदुओं के लिए भी आए हैं। आप देखिए सर्व समाज के लिए बिल आए हैं, विकास के लिए बिल आए हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं, कल भी आपने बात कही थी, 3 तलाक से आपको क्या दिक्कत है मौलाना रशीदी? 3 तलाक से आपको क्या दिक्कत है? नहीं, मैं कह रहा हूँ 3 तलाक से आपको क्या दिक्कत है? महिलाएं अबेंडेड है। देखिए रशीदी साहब, आपका जवाब देने के लिए वहां धनंजय जी हैं, लेकिन आप जब सरकार की बात करते हैं, कल भी मैंने टोका था, सरकार देश की है, किसी पार्टी की नहीं होती है, ये आप समझिए। ठीक है, धनंजय गिरी को जोड़ दो, ये कोई दूसरी सरकार, ये संसद के कानून है, उसका संशोधन भी संसद में होना है। आप लोग सिर्फ झूठ, आप लोग सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए दिन रात एजेंडा चलाते हैं। नहीं, इस तरह से देखिए, अपने एजेंडा चलाते हैं और आपके झूठ की बात मैं कह रहा हूं, इस तरह से एक तरफा बयान देने से सरकार की बात आप कह के आप उसको एक लाइन खींचते हैं। ये देश की सरकार है जो ट्रिपल तलाक का बिल लाके, खुश होना चाहिए। विनोद जी एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं कि आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको विशेषाधिकार मिला हुआ है। फिर देखिए जो 3 तलाक लेकर आए हैं, वही उसी बिल की तो आप बात कर रहे हैं, उसमें आपको दिक्कत क्या है? क्यों परेशान है? तो कह रहा हूं, ठीक है, नहीं तो सारी बला अगर आपके यहां से ठीक की जा रही तो आपको दिक्कत क्या है? आप खुलकर कहिए कि आप उसके विरोध में हैं, आप कहिए कि आप विरोध में हैं। चलिए मैं धनंजय गिरी को जोड़ूंगा। धनंजय गिरी, ये क्या सीधे आपको लगता है कि ये कुछ चंद लोग ऐसे हैं जिन्होंने दरअसल, एक मिनट, मौलाना रशीद दिया जा रहा है, बताइए ना क्या किसको नौकरियां नहीं दी जा रही है? नौकरियां सबको। देखिए अब आप ये फिर आप नैरेटिव फैला रहे हैं, इस बात को कह करके कि किसी नौकरी में कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। चलिए अब आप इसको कहीं और लेकर जा रहे हैं, डिबेट में किसी भी प्रश्न का जवाब आपने नहीं दिया मौलाना साजिद रशीदी, धनंजय गिरी। आप ये बताइए, आपको ये लगता है कि ये जो पूरा सारा मामला है, ये दरअसल कुछ एक चंद लोग थे जिनके हाथ में ये सारी प्रॉपर्टीज का वल था? अब वो नहीं चाहते कि जो आम मुसलमान है, जो गरीब मुसलमान है, जो मार्जिनलाइज्ड है, उन तक ये बात पहुंचे। उसमें मैं सीधे तौर पर कहूंगा कि हिंदुओं को वक्फ बोर्ड जी ऐसा है ना, ऐसा है कि मौलाना साजिद रशीदी जो कर रहे हैं, ये इनका असली चेहरा है। ये जो बात है हिंदुओं को बांटने की और इस मुल्क को दीमक की तरह चाटने की, जो इनकी आदत बनी हुई है, इस आदत को मुसलसल जारी रखना चाहते हैं और इस मुल्क की मिल्कियत को एकदम हराम की मिल्कियत समझ करके इसको हड़पना चाहते हैं। और इनको दूसरी इनका एजेंडा है कि हिंदुओं को कहो कि तुम भर भर के वोट दे रहे हो, तुम्हें क्या मिला? अरे हम इस मुल्क में टैक्स दे करके आपका भला कर रहे हैं। आप जो अरे बता दो ना क्या? ठीक है, चलिए अब इस तरह से एक तरफा अपनी डफली अपना राग इस तरह से नहीं चलेगा इस चर्चा में। पैदा किए जा रहे हैं। अच्छा, आपका नंबर क्या बता दो आप। नहीं, आपने हिंदुओं के लिए क्या किया है?
और हम तो लिप्टन चाहते हैं, तुम फाड़ा तो अंग, तुम अंग अरे अंग मेरे को फाड़ने भाई के लिए बैठे बता हुए दो ना, हो। हिंदुओं और के हम लिए ये आपने बात क्या है, किया? 2 भाईचारे करोड़ में नौकरियां दे दी भाई क्या? समझे, और महंगाई तुम कम हमको कर दी चारा क्या? समझे बैठे हो। रोजगार भाई, उनको इस दे देश दिया के- क्या? बता और दो तुम्हें ना। महंगाई से हाँ, क्या लेना देना, ठीक है। तुम्हें रोजगार से क्या लेना देना। अच्छा, अब आप महंगाई रोजगार की चर्चा करने लगे मौलाना रशीदी। आपके पास जवाब नहीं तो मौलाना रशीदी महंगाई और रोजगार की चर्चा करने लगे, इसलिए मुझे लगता है अब इस चर्चा को आगे जारी नहीं रखेंगे। सुनिए, अब इस चर्चा को जारी नहीं रखेंगे। हिंदुओं के लिए क्या किया, 3 तलाक से आपको क्या नुकसान हो गया, ये समझ में नहीं आया, इसलिए इस चर्चा को विराम देंगे। क्योंकि धनंजय गिरी आप देख रहे हैं, विनोद मिश्रा आप भी देख रहे हैं, नहीं इस तरह से चर्चा आप देखिए, आप एजेंडा चलाने आए हैं, आप एजेंडा चलाने आए हैं, एजेंडा नहीं चलाने देंगे। एजेंडा चलाने आए हैं मौलाना रशीदी, तो एजेंडा नहीं चलाने देंगे, एजेंडा आपको नहीं चलाने देंगे। अब आप रोजगार की बात करेंगे, अब आप संविधान की बात करेंगे। अरे जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। फिलहाल मैं आप सभी का, मौलाना रशीदी आपका भी बहुत धन्यवाद, आप कम से कम आते, कुछ फैक्ट्स के साथ आते तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन कम से कम ये जो सारी बातें आपने कही उससे साफ तौर पर पता चला कि आपके पास फैक्ट्स नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका मौलाना रशीदी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धनंजय गिरी आपका भी शुक्रिया और विनोद मिश्रा आपका भी शुक्रिया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, उसके बाद बात करेंगे बांग्लादेश के अंतरिम सरकार की और जो वहां पर कत्ले आम मचा हुआ है उसको लेकर के बात करेंगे। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हुआ है और इस पर बातचीत करेंगे। आपको बताएंगे कि किस तरह से बांग्लादेश में जारी हिंसा और सियासी उथल पुथल के बीच अंतरिम सरकार ने जिम्मेदारी संभाली है। मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी संभाल ली है। PM मोदी ने नई जो अंतरिम सरकार है उसके शपथ ग्रहण के बाद मोहम्मद यूनुस को बधाई दी है। PM मोदी ने कहा कि, और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी मोहम्मद यूनुस को बधाई दी है। बांग्लादेश में हिंसक घटनाओं के बाद शेख हसीना ने PM पद से इस्तीफा देकर मुल्क छोड़ दिया था। तब से बांग्लादेश में हिंसा का दौर जारी है, लेकिन दुखद पहलू यह है कि हिंदुओं के खिलाफ हो रही इस विभत्स हिंसा पर विपक्ष मौन है। शिव जी की तस्वीर लेकर लोकसभा में लोगों को अभय का वरदान देने वाले राहुल गांधी के संदेश में हिंदुओं के लिए एक शब्द भी नहीं है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आए दिन हमास के समर्थन में इजराइल के खिलाफ प्रतिक्रिया देती रहती हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम पर प्रियंका गांधी भी खामोश हैं। तो यह सवाल पूछा जाएगा कि यह कैसी सियासत है कि विपक्ष फिलिस्तीन में इजराइल की कार्रवाई को मानवाधिकार का उल्लंघन मानता है। पिछले महीने में फिलिस्तीन को लेकर भारत में सैकड़ों प्रदर्शन हुए। नेताओं ने उसमें शामिल होकर मासूमों की हत्या पर विरोध प्रदर्शन किया, विरोध जताया, लेकिन बांग्लादेश में मासूमों की हत्या पर विपक्ष के दल इतने चुप क्यों हैं, उनमें इतना सन्नाटा क्यों है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि निशाने पर हिंदू हैं? और मानवाधिकार की रक्षा अगर जाति और मजहब देखकर होगी तो इसे सिर्फ वोट बैंक की सियासत नहीं तो और क्या कहा जाएगा? और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के गठन और मोहम्मद यूनुस के PM पद की शपथ लेने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X पर पोस्ट किया। PM ने लिखा कि प्रधानमंत्री प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को नई जिम्मेदारी संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामान्य स्थिति में शीघ्र वापसी की उम्मीद करते हैं। भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए दोनों देशों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया। X पर राहुल गांधी ने लिखा कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ लेने पर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को बधाई। शांति और सामान्य स्थिति की शीघ्र बहाली समय की मांग है।
इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा मौजूद है। विनोद जी, किस तरह से देखते हैं कि ये जो पूरा प्रकरण रहा है और जिस तरह से हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, आपने स्टोरी देखी कि ये जो कम से कम खंडन और विरोध प्रदर्शन है वो भी सेलेक्टिव है। लेकिन ये सबसे कह सकते हैं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस देश में कि आप देखिए आपके पड़ोसी राज्य बांग्लादेश में वहाँ की जो हालत है, पिछले हफ्ते से आप देखिए कि लगातार जो हिंसा का तांडव चल रहा है और उसमें जो टारगेट है वो शेख हसीना के जो पार्टी के लोग हैं, उसके साथ साथ हिंदू समुदाय हैं जो बड़े तादाद में जो अलग अलग गांव से लेके शहर में रहते हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। वो लोग विवश होके बॉर्डर तक आने की कोशिश कर रहे हैं, जहां तहां वो फैल रहे हैं। जो विभत्स की घटना है वहां पे, और जितने विभत्स वो चित्कार जो लोगों की आप सुनेंगे, जिस तरह के वहाँ के सोशल मीडिया पे उनका वीडियो आ रहा है, उन सारी चीज़ें घटनाओं की जो सजीव आप चित्र देखेंगे, तो आपको लगेगा क्या हमारी संवेदनाएं इतनी छोटी और संकीर्ण हो गई है कि हम एक बार चूंकि वहां हिंदू टारगेट में है तो ना राहुल गांधी का एक भी सोशल मीडिया पे कोई रिएक्शन आता है। जो प्रधानमंत्री का संदेश में जो बात उन्होंने कही, तो उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर ने कि उसके साथ साथ में हिंदू के साथ साथ अन्य अल्पसंख्यक की सुरक्षा की चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द वहां सामान्य स्थिति बहाल हो जी। लेकिन राहुल गांधी के ट्वीट में ऐसा नहीं था, उन्होंने कोई हिंदू का नाम नहीं लिया। प्रियंका गांधी लगातार रात दिन फिलिस्तीन इशू पे आप देखिए कि हमास पे मानवाधिकार को लेके इजराइल से यहां तक कि राजनयिक संबंध तक खत्म करने की बात करती है। जी बिल्कुल। और सीपीएम का देखिए, सीपीआई का देखिए, आरजेडी का देखिए, सपा का देखिए, कोई भी पार्टी ने आज तक एक रिएक्शन इसलिए नहीं दिया क्योंकि वहां हिंदू टारगेट हो रहे हैं। और अगर किसी कंट्री में अगर आप देखेंगे इस तरह की घटनाएं हो, दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, तो ये लगातार मानवाधिकार की बात करने लगते हैं। तो ये सवाल तो जरूर पूछा जाएगा, निश्चित तौर पर सवाल पूछा जाएगा कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। और हमारे ख्याल से जो भी समझदार है लोग हैं, हमारे दर्शक भी समझ रहे हैं कि आखिर ये तुष्टीकरण की राजनीति हमें कहां तक लेकर आएगी, हमें कितना नीचे लेकर आएगी कि हत्याओं में जो नृशंस हत्याएं हो रहे हैं उसमें भी हमने वर्गीकरण कर लिया है कि कहां हमें वोट मिलेगा और कहां नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया विनोद जी। और बात करेंगे महाविकास अघाड़ी में सीएम फेस को लेकर तकरार। सीएम फेस को लेकर तकरार हो गई है। एक कहावत है कि सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, तो वही स्थिति महाराष्ट्र को लेकर बनी हुई है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले दोनों गठबंधनों ने सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है, लेकिन इस मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर महाविकास अघाड़ी में रार साफ देखी जा सकती है। शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे ने इसमें अपना पहला दांव चला है। उद्धव 3 दिनों तक दिल्ली में जमे रहे महाविकास अघाड़ी के नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए समर्थन जुटाने के उद्देश्य से ही दिल्ली आए थे। उनकी पार्टी ने उन्हें भावी मुख्यमंत्री के रूप में प्रचारित करना भी शुरू कर दिया है। तो उनकी पार्टी के नेता संजय राउत का कहना है कि बिना मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किए चुनाव में उतरना घातक होगा, और वो ये भी कहते हैं कि उद्धव ठाकरे से बेहतर मुख्यमंत्री कोई होगा नहीं। लेकिन कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने साफ कर दिया है कि एमवीए में कोई भी चेहरा आगे करके चुनाव नहीं लड़ेगी। एमवीए कोई चेहरा आगे करके चुनाव नहीं लड़ेगी। चौहान ने साफ कहा है कि चुनाव में जिसकी सीटें जितनी ज्यादा आएंगी उसी का मुख्यमंत्री बनेगा। जाहिर है सीट बंटवारे से पहले ही सीएम फेस को लेकर तकरार गठबंधन की संभावनाओं पर भी असर डाल सकता है। आम आदमी पार्टी मुंबई में अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, तो समाजवादी पार्टी ने भी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने की बात कही है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिशिर सेलार इस वक्त जुड़े हुए हैं। शिशिर, किस तरह से देखते हैं कि जो शुरुआत में जैसे बात कही गई कि अभी सीटों का बंटवारा ठीक ढंग से हुआ नहीं है, मुख्यमंत्री पद का जो फेस है, सीएम फेस है, उसको लेकर के रार शुरू हो गई है। बिल्कुल, देखिए हालांकि इस वक्त अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो महाविकास आघाड़ी के नेताओं की खास तौर पर संजय राउत की अगर हम बात करें, शिवसेना के नेता है, उन्होंने हालांकि 3 दिन का जो दौरा था उद्धव ठाकरे का दिल्ली का, वो दौरा शुरू होने से पहले कहा था कि यह संवाद दौरा होगा। जो नेता है कांग्रेस के, उनके साथ जो है वहां पे दिल्ली में मुलाकात होगी, चर्चा होगी। लेकिन साथ ही साथ जैसे ही उद्धव ठाकरे दिल्ली पहुंचे उसके बाद हमने देखा कि बीजेपी ने ये कहना शुरू कर दिया कि यह संवाद यात्रा नहीं है, बल्कि जिस प्रकार से अपने आप को एक प्रोजेक्ट किया जा रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर, ये इसलिए भी कहा जा रहा है, बीजेपी ने स्पष्ट किया कि एक वक्त ऐसा था जब उद्धव ठाकरे जो है मातोश्री बुलाते थे कोई भी बातचीत करने के लिए, फिर चाहे सीटों का बंटवारा हो
या फिर गठबंधन की बातें हो। तो ऐसे में एक वक्त ऐसा भी था कि उद्धव ठाकरे चाहते थे या फिर शिवसेना बोलती थी मातोश्री में अगर चर्चा होगी तो अच्छी होगी। और इसके पहले भी हमने देखा कि अमित शाह हो या फिर कई गद्दावर नेता बीजेपी के जो मातोश्री में जाकर चर्चा हुई थी, लेकिन इस बार बीजेपी कह रही है कि स्वयं उद्धव ठाकरे को दिल्ली जाना पड़ रहा है और साथ ही साथ नेताओं, कांग्रेस के नेताओं से बात करनी पड़ रही है। तो इसको लेकर बीजेपी ने तंज कसा है कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे स्वयं जो है मुख्यमंत्री खुद को प्रोजेक्ट करना चाह रहे, इसलिए उनकी तरफ से पहल की जा रही है और इसलिए वो कांग्रेस जो है के नेताओं से मिल रहे हैं। हालांकि इसके बारे में लेकिन महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी के भीतर ही कई सारी बातें यहाँ पे चल रही है। जहां तक बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने स्पष्ट कहा कि कोई भी चेहरा लेकर महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लिए सामने नहीं जाएगी। तो वही कुछ दिनों पहले अगर हम बात करें संजय राउत की, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जरूर चाहेंगे कि अगर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हो रहे तो ऐसे में अगर मुख्यमंत्री का चेहरा महाविकास आघाड़ी के पास है तो ऐसे में उद्धव ठाकरे एक सशक्त चेहरा हो सकते हैं। ये उनका बयान था कुछ दिनों पहले, लेकिन आज का अगर उनका बयान अगर हम सुने तो उसमें पूरी तरह से यूटर्न उन्होंने लिया। उन्होंने कहा कि ये किसी एक पार्टी का तय करने का निर्णय नहीं है, ये तीनों पार्टियां मतलब महाविकास आघाड़ी एक साथ मिलकर जो है ये तय कर सकती है। तो ऐसे में इस वक्त अगर हम देखा जाए तो दावे प्रतिदावे जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी के अंदर ही अलग अलग पार्टियों से और नेताओं से हो रहे हैं, तो ऐसे में ये देखना काफी स्पष्ट होगा कि जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे दिल्ली गए उसके पीछे का औचित्य क्या है। जैसे उन्होंने स्पष्ट कहा कि संवाद होगा, समन्वय होगा, इसीलिए उद्धव ठाकरे जो है दिल्ली गए। लेकिन ऐसे में जब ये मुद्दा उठा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा महाविकास आघाड़ी में कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। क्या सभी पार्टियां, मतलब हम बात करें अगर शरद पवार पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस की या फिर हम कांग्रेस की बात करते हैं और उद्धव ठाकरे, तो ऐसे में सीटों का बंटवारा किस प्रकार से होगा और मुख्यमंत्री का चेहरा क्या महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में घोषित करेगी कि नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल होगा। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, जैसे मैंने कहा कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा। हालांकि इस पर भी इस वक्त अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से कई सारे दावे किए जा रहे हैं, 100 सीट हर कोई महाविकास आघाड़ी में चाहता है कि वो लड़े, तो ऐसे में कितनी सीटें किनको मिलती है। हालांकि एक रूप तो स्पष्ट है जो आज पृथ्वीराज चौहान ने स्पष्ट किया, उन्होंने कहा कि जिसकी ज्यादा सीटें होगी वो उनका मुख्यमंत्री जो है। जी बिल्कुल। तो ये जो दावा है पूरा, ये मुख्यमंत्री के फेस की बात कही जा रही है, लेकिन सबसे पहली बात तो है कि पहले तो सीटें ही आपस में डिवाइड कर लें। बहुत शुक्रिया शिशिर इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो इस वक्त के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।